हाय एवरीवन। राजनीतिक परंपराओं की बात कर रहे थे, जिसमें आज हम बहुसंस्कृतिवाद को जानेंगे। इसके पहले हम उदारवाद क्या है, अनुदारवाद क्या है, पारिस्थितिकीवाद क्या है और नारीवाद क्या है, इसके बारे में हमने जाना। किस तरीके से राजनीतिक परंपरा में बहुसंस्कृतिवाद यानी मल्टी कल्चरलिज्म को रखा गया है, इसके बारे में जानेंगे। अगर बहुसंस्कृति की बात करें तो यह दो शब्द से बना है। बहु यानी बहु का अर्थ होता है अनेक प्रकार, संस्कृति का अर्थ होता है यानी भिन्न भिन्न संस्कृति। संस्कृति के अर्थ हम सामान्य रूप से समझे तो हमारा रहन सहन, वेशभूषा, खान पान, ये सब क्या कहलाता है? संस्कृति कहलाती है। तो कई तरीके के खान पान होते हैं, वेशभूषा होती है, नृत्य कला होती है, तो वो भिन्न भिन्न तरीके से संस्कृत और इसी से निकला हुआ, इसी से संबंधित जो विचार दिए गए हैं अपने संस्कृति को सजोने की, जो अनेक प्रकार की बहुसंस्कृति है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। बहुसंस्कृतिवाद का अगर हम अभिप्राय सामान्य रूप से समझे तो ये अनेक प्रकार की संस्कृतियाँ यानी जो साथ साथ होते हुए भी अपना अलग अस्तित्व यानी अपनी अलग पहचान बनाए रखती है, वह बहुसंस्कृतिवाद कहलाती है। यानी वे सभी लोग अपनी संस्कृति से परस्पर एक दूसरे से प्रभावित करते हैं तथा उनके मध्य सांस्कृतिक आदान प्रदान भी होता है। फिर भी अगर हम देखें यानी बहुसंस्कृति में अनेक भिन्न भिन्न संस्कृति के लोगों के मध्य घनिष्ठ परिचय होता है, फिर भी यह एक सामाजिक एकता या आत्मसात के विपरीत अपनी विशिष्टता बनाए रखती है। बहुसंस्कृति यानी व्यक्ति का अपना अस्तित्व बनाए रखते हुए समाज में स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त होने का अवसर देती है। बहुसंस्कृतिवाद समूह की पहचान का क्या करता है? समर्थन प्रदान करता है और इस पहचान के परंपरागत साधन भी हैं, जैसे धर्म, समाज एवं उसकी मान्यताएं हैं। जबकि आज जो है राजनीतिक, व्यवसायिक, भाषाई, सामाजिक संबंध या किसी अन्य आधार पर समूह की पहचान की जा रही है। इसमें आधुनिक काल में अनेक भिन्न भिन्न आधारों पर व्यक्तिगत पहचान पर बल दिया गया है, जबकि उत्तर आधुनिकता में हम देखते हैं तो इन सभी आधारों पर, जैसे राजनीतिक, व्यवसायिक, भाषाई, इन आधारों पर भी सामुदायिक पहचान प्रदान की गई है। नोबेल पुरस्कार विजेता जो है अमर्त्य सेन ने बहुसंस्कृति को जो है दो अलग रूपों में देखा है। उन्होंने कहा कि एक वह जो विविधता को स्वयं एक मूल्य मानकर उसे बनाए रखने पर बल करती है, यानी उसको बनाए रखने की बात करती है, तथा दूसरी तर्क करने, निर्णय लेने की स्वतंत्रता का समर्थन करती है। यानी यह संस्कृति, उनका मानना है कि यह संस्कृति विविधता को उसी सीमा तक स्वीकार करती है जहाँ तक व्यक्ति उसका चयन करता है, क्योंकि बहुसंस्कृतिवाद अलग अलग संस्कृतियों से युक्त समुदाय से संबंधित है। सामान्य रूप से अगर हम बहुसंस्कृतिवाद का हम दो तरीके से प्रयोग देख सकते हैं, एक वर्णनात्मक, दूसरा मानकीकृत। वर्णनात्मक रूप में यानी यह सामान्यतः सांस्कृतिक विविधता के कारण साधारण अर्थ को प्रकट करता है तथा मानकीकृत रूप में यह विचारधारा को प्रकट करता है। यानी जब हम इसको वर्णनात्मक रूप से देखते हैं तो ढेर सारी विविधताएं, सांस्कृतिक विविधता को साधारण अर्थ में प्रकट की जाती है, जबकि मानकीकृत में हम इसको आइडियोलॉजी के रूप में यानी एक विचारधारा के रूप में देखते हैं। इसमें जो है अनेक देशों में सांप्रदायिकता का मुद्दा भी उठता है। जैसे हम बहुसंस्कृतिवाद का संबंध जो है वह राजनीतिक नीतियों से भी देखते हैं। जब हम 1970 के आसपास पर जाएंगे तो देखेंगे जो पाश्चात्य देश है उसने बहुसंस्कृति को शासकीय नीति के अंतर्गत स्वीकार किए। यद्यपि अलग अलग राष्ट्रों में इसकी स्वीकृति देने के कारण अलग है। जैसे हम देखें अमेरिका है, अफ्रीका है, एशिया जैसे महाद्वीप जो है, इसमें ढेर सारी सांस्कृतिक विविधता है और यह सांस्कृतिक विविधता संस्कृतवाद से बहुत निकट है और पश्चिमी बहुसंस्कृतिवाद की नीतियों से भी समानता रखता है। और लेकिन इन देशों की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है वो अलग अलग है, उनकी नीतियों का उद्देश्य भी अलग है। अनेक देशों में सांप्रदायिकता का मुद्दा चरम राजनीतिक मुद्दा है। अतः ऐसे देशों का उद्देश्य एक जातीय तथा एक संस्कृति वाले राष्ट्र का निर्माण करना है। अब बहुसंस्कृतिवाद के कुछ प्रमुख स्वरूप हैं। विश्व स्तर पर जो बहुसंस्कृतिवाद के प्रमुख स्वरूप में, विश्व स्तर पर इसे 3 प्रमुख स्वरूपों में बांटा गया है। 3 प्रमुख स्वरूपों में किस तरीके से हम देख सकते हैं? अमेरिका, भारत, कनाडा। अमेरिका
अमेरिका में दिखाई देने वाले बहुसांस्कृतिक लक्षण का आधार आर्थिक है। वहाँ के लोगों ने मिलजुल कर बहुसंस्कृति का वर्तमान रूप बनाया है, जबकि हम भारत के विभिन्न कारणों से अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न धर्म संस्कृति के लोगों का आगमन हुआ है। बाद में वे लोग यहाँ के अस्थायी निवासी हो गए हैं, और इस प्रकार भारत में दिखाई देने वाली जो बहुसंस्कृति का लक्षण है वो ऐतिहासिक है। यानी जब हम अमेरिका में देखते हैं तो वो आर्थिक इतिहास वो दिखाई देता है, जबकि भारत में ऐतिहासिक आधार पर है। आज़ादी के बाद भारत के संविधान में कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान भी लागू किए गए, जिसमें भारत में बहुसांस्कृतिक तत्व को अधिक बल मिला है। कनाडा जो इसमें प्रमुख रूप है, कनाडा जो है अपने देश में विकास के लिए राजनीतिक स्तर पर नीतियां बनाकर ऐसी सुविधाएं प्रदान की गई हैं जिससे अन्य देश के नागरिक वहां आकर बसे। इस प्रकार कनाडा में बहुसंस्कृति का आधार राजनीतिक है, यानी कनाडा में लोगों को बुलाया गया है और वह फिर बहुसंस्कृति का निर्माण किया गया है। बहुसंस्कृतिवाद का ऐतिहासिक पक्ष क्या है? बिम की मिल्का इसको परिभाषित करते हैं, जो इसको 3 रूपों में परिभाषित किए हैं। बिम की मिल्का जो है ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में, यानी इतिहास के आधार पर इसको 3 अवस्थाओं में विभाजित करते हैं। एक समुदायवाद के रूप में, दूसरा उदारवादी ढांचे के रूप में, तीसरा राष्ट्र निर्माण की एक प्रक्रिया के रूप में। समुदायवाद के रूप में कैसे इन्होंने परिभाषित किया? अगर हम बात करें सन 1989 के पहले के उदारवाद समुदायवाद जो है वह वाद विवाद में बहुसंस्कृतिवादी लोगों को सांस्कृतिक समुदायों को सदस्यों के रूप में संगठित करने का प्रयत्न कर रहे थे और किसी प्रकार के सामूहिक अधिकारों की तलाश में थे। उदारवादियों ने बल दिया कि व्यक्ति नैतिक रूप से समुदाय से पहले है और इसीलिए उसे किसी परंपरा अथवा समाज के मापदंडों से सीमित नहीं किया जा सकता है। जब हम उदारवादी ढांचे में बहुसंस्कृतिवाद को देखते हैं तो किमिल्का का यह तर्क देते हैं कि बहुसंस्कृतिवाद के विषय में अधिकांश बहस जो है वह उदारवादी बहुसंख्यक एवं समुदायवादी अल्पसंख्यकों के मध्य नहीं है। उन्होंने कहा कि जो उदारवादी ढांचे में बहुसंस्कृतिवाद में है, उन्होंने कहा कि समुदायवादी या बहुसंख्यक नहीं, उन्होंने कहा कि अपितु उदारवादियों में उदारवाद के अर्थ के संदर्भ में है। यानी ये उन व्यक्तियों व समूहों के बीच वाद विवाद है जो मूलभूत उदारवादी प्रजातांत्रिक मतैक्य का समर्थन करते हैं, परंतु जो विशेषकर बहुजातीय समाजों में इन सिद्धांतों की व्याख्या करने के विषय में असहमत हैं। राष्ट्र निर्माण की एक प्रक्रिया के रूप में भी उन्होंने इसके ऐतिहासिक पक्ष को रखा, जिसमें माइकल वाल्चर कहता है कि इस अर्थ में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका आदर्श उदारवादी राज्य है जिसमें संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त की गई है, आधिकारिक भाषा नहीं है, कोई आधिकारिक भाषा नहीं है। राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया अनिवार्य रूप से बहुसंख्यकों के पक्ष लेती है। यानी सामान्य रूप से ऐसा माना गया है कि एक उदारवादी राज्य धर्म और जातीय सांस्कृतिक भिन्नता के प्रति तटस्थ होता है। इसका अर्थ यह है कि राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं होता है, इसीलिए प्राथमिक स्थान के आधार पर उसकी कोई आधिकारिक संस्कृति भी नहीं हो सकती है। संस्कृति का धर्म की तरह नागरिक के आंतरिक जीवन का हिस्सा माना जाता है, यानी राज्य की इसमें कोई भूमिका तो होती नहीं है। यह एक उदारवादी राज्य किसी जातीय समूह का समर्थन नहीं करता है और उनकी भाषा जो है वह साहित्य व इतिहास के संदर्भ में उदासीन रहती है। यानी आप इसके ऐतिहासिक पक्ष से जान पा रहे हैं कि समुदायवाद के रूप में, उदारवादी ढांचे के रूप में और एक राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया के रूप में बहुसंस्कृतिवाद को लिया जाता है। यानी हम अपने भारत के ही पक्ष में देख लें तो हम ये पाते हैं कि अल्पसंख्यक भी हैं, यानी कई प्रकार के धर्म पाए जाते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध। तो यानी एक समुदाय के रूप में अलग अलग संस्कृतियाँ पाई जाती हैं। हमने पहले ही बताया कि संस्कृति को हम एक परंपरा मान सकते हैं, यानी हमारा रहन सहन, खान पान, बोली, यानी हम देखते हैं कि हमारी जो संविधान का पार्ट है उसमें समानता के साथ साथ बहुसंस्कृतिवाद को बढ़ावा दिया गया है। अब हम इसके बहुसंस्कृतिवाद के पश्चिमी प्रतिमान की बात करते हैं। बिम की मिल्का जो है इसको पश्चिमी प्रतिमान को जो है 5 समूहों में बांटते हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक के रूप में, अप्रवासी समूह के रूप में, पृथकतावादी जातीय धार्मिक समूह के रूप में, विदेशी समूह के रूप में, प्रजातीय जाति समूह के रूप में। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक की बात करते हैं तो यहाँ की मल्लिका का अभिप्राय है कि उन समूहों से है जो विद्यमान राज्य से जुड़ने से पूर्व ही संगठित एवं कार्यरत थे। तो इन्हें दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, एक उपराज्यीय राष्ट्र, दूसरा देशज लोग। उपराज्यीय राष्ट्र वे राष्ट्र हैं जिनके पास वर्तमान में कोई राज्य नहीं है, परंतु विगत काल में उनके पास राज्य हो सकता था अथवा जो राज्य की इच्छा कर रहे थे। जबकि देशज लोग वह हैं जिनकी पारंपरिक भूमि उपनिवेशों द्वारा अधिग्रहित कर ली गई और जिन्होंने शक्ति अथवा शांति के कारण उस राज्य का हिस्सा बनना स्वीकार किया। हम पिछली शताब्दी में भी अनेक परिवर्तन हुए, यह स्वीकार किया जा रहा है कि अल्पसंख्यक जो है राष्ट्रवाद का दमन सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक दोनों ही प्रकार से उचित नहीं है कि अल्पसंख्यकों का दमन किया जाए। लेकिन अब इस बात की आवश्यकता है कि उदारवादी ढांचे में ही एक ही सिद्धांत को विकसित किया जाए जो अल्पसंख्यकों में भी उसी तरीके से राष्ट्रवाद को विकसित होने दें जैसा कि बहुसंख्यकों में हुआ है। उसी प्रकार एक आप्रवासी समूह होता है, दूसरा अप्रवासी, यानी वे समूह जिन्होंने अपनी मातृभूमि त्याग दी हो और अधिकतर आर्थिक कारणों से तथा राजनीतिक कारणों से दूसरे समाज में उत्प्रवास कर रहे हों, तो वो क्या है, यानी वो अप्रवासी समूह है। दूसरा अप्रवासी समूह यानी जिसमें यह अधिकार नहीं है या दूसरा वह जिसको यह अधिकार नहीं है या भेद राजनीतिक सिद्धांत के लिए महत्वपूर्ण है। अप्रवासी समूहों ने बहुसंख्यक द्वारा राष्ट्र निर्माण का विरोध नहीं किया है, परंतु उन्होंने एकीकरण संबंधी वार्ता करने समय कुछ सुविधाएं चाही हैं। पृथकतावादी जाति समूह हुआ, जाति धार्मिक समूह हुआ, विदेशी समूह भी ऐसे ही हुए जिसमें कुछ अनियमित प्रवासी होते हैं जैसे अवैध प्रवासी, दूसरे अस्थायी प्रवासी जैसे अतिथि श्रमिक होते हैं। प्रजाति जाति समूह की बात करें तो इसमें दीर्घकालीन निवासियों का कोई भी समूह राष्ट्र की सदस्यता से बहिष्कृत नहीं करता है। तो इसमें जो जैसे कि विदेशी अथवा प्रजातीय जाति समूह आते हैं। जहाँ तक प्रवासी एवं अन्य जाति सांस्कृतिक समूहों पर एकीकरण के लिए दबाव बनाने का प्रश्न है, तो राष्ट्र की सदस्यता है तो वांछित सामाजिक सांस्कृतिक एकीकरण को एक अलग अर्थ में समझना होगा। यानी इसमें प्राथमिक स्तर पर संस्थानिक व भाषाई एकीकरण सम्मिलित होना है, न कि किसी विशिष्ट प्रथा या धार्मिक विश्वास या जीवन शैली को अपनाना है। सार्वजनिक संस्था को जातीय सांस्कृतिक यानी अल्पसंख्यकों की पहचान एवं प्रथाओं को समायोजित करने के लिए अनुकूलन करना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से पश्चिमी प्रतिमान में मिल्का जो है इसे 5 समूहों में बांटते हैं। बहुसंस्कृतिवाद का सैद्धांतिक पक्ष इसमें जो है समानता पर अधिक बल दिया गया। जो हम बहुसंस्कृतिवाद के सैद्धांतिक पक्ष पढ़ते हैं तो इसमें सांस्कृतिक समानता का समर्थन करते हैं, यानी संस्कृति को बहुसंस्कृतिवादियों द्वारा एक प्रणाली वैज्ञानिक तर्क के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। यह उदारवादियों द्वारा स्वायत्तता जैसे उदारवादी मूल्यों के आधार के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। एवं समुदायवादी विचारधारा में तत्कालिक योगदान के लिए जो बहुसंस्कृति के प्रमुख समर्थक माने जाते हैं वह आयरिस यंग और भीखू को माना जाता है। आयरिस यंग और भीखू को माना जाता है। इन्होंने प्रजातांत्रिक सिद्धांतवादी में तर्क दिया। इन्होंने कहा कि सामाजिक समूह हमारी पहचान को तर्क देने वाले संदर्भ प्रदान करने हैं जिसमें से वे एक भाग हैं। अगर बात करें हम उसके समूह के साथ साथ अन्य लोगों द्वारा किए जाने वाला व्यवहार व्यक्तियों को प्रभावित करता है। संस्कृति किसी समूह का एक आवश्यक हिस्सा है और व्यक्ति की पहचान बनाने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। यंग कहते हैं कि समाज की व्यक्तिगतता पर प्राथमिकता का दावा करता है बहुसंस्कृतिवाद, और एक समुदायवादी के रूप में पारेख भी संस्कृति को महत्व देता है और व्यक्ति की पहचान के गठन में संस्कृति का महत्व स्वीकार करता है। तो हमने बहुसंस्कृतिवाद के बारे में जाना। बहुसंस्कृतिवाद का प्रयोग 2 तरीके से किया गया। इसके क्या प्रमुख स्वरूप देखे गए। हमने इसके ऐतिहासिक पक्ष, पश्चिमी प्रतिमान क्या है बहुसंस्कृति, और इसके सैद्धांतिक पक्ष के बारे में विस्तृत से अध्ययन किया। थैंक यू।